हेलो एवरीवन। तो जो हाइड्रोकार्बन्स और हैलो एल्केन्स की क्लास थी वो क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आया था तो वो लैग कर रहा था, तो ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। आई एम इशिता खुराना एंड आई एम फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट एट वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल एंड आई स्कोर्ड 647 मार्क्स इन नीट 2019. So crack NEET UG with India's largest learning platform Unacademy and you can get the subscription. आपको बस क्या करना है, Unacademy learning app डाउनलोड कर लो जाके. And what you will get is daily life classes, structured courses. Properly course है, 11th में आपके 11th के लिए कोर्स है, 12th में 12th के लिए कोर्स है, ड्रॉपर हो ड्रॉपर्स के लिए कोर्स है, क्रैश कोर्स है, डाउट्स क्लियरिंग सेशंस है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हैं, बहुत सारी आपको टेस्ट डेली टेस्ट भी मिलेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, डीपीवीज भी मिलेंगी और अनलिमिटेड एक्सेस है। अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप किसी भी एजुकेटर का आप लेक्चर जो है वो अटेंड कर सकते हो और बार दोबारा भी देख सकते हो। अगर आपका लाइव सेशन मिस हो गया तो आप वापस भी देख सकते हो। तो लाइव क्लासेस फ्री, स्पेशल लाइव क्लासेस होती हैं। आज भी मेरी स्पेशल क्लास है 10 PM, बिल्कुल फ्री। फुल सिलेबस बायो का टेस्ट होता है जो मैं रखती हूँ अनअकैडमी पर, जिसमें हम अप्रोक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस कर लेते हैं बायो के। और ऑल्टरनेट डे पे मैं अभी केमिस्ट्री का भी करने वाली हूँ। तो 10 PM पे मेरी क्लास होती है, तो आप वो अटेंड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप अटेंड करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि हम लोग पूरे दिन पढ़ते रहते हैं तो हम थोड़ा बोर हो जाते हैं। बट अब अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको एक अच्छा कॉम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर भी मिलेगा और आपको मजा भी आएगा। तो जो वी हैव द टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप मेडिकल कॉलेजेस जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो 12 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो आपको 27,000 का पड़ेगा। आफ्टर यू अप्लाई माई प्रोमो कोड इशिता, जिससे आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको पर मंथ कॉस्ट 2250 पड़ रही है सिर्फ। और अगर आप 24 मंथ्स का लेते हो तो आपको पर मंथ कॉस्ट जो है 1350 रुपीज पड़ रही है। मतलब आप अगर कंपेयर करोगे तो बहुत इनएक्सपेंसिव है और आपको पूरा 24 महीने का 32,400 का पड़ रहा है। आप मेरा प्रोमो कोड इशिता अप्लाई कर सकते हो, 10% आपको यहाँ डिस्काउंट मिलेगा। तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा इफ यू बाय द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि एल्केन्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा कि मुझे अगर एल्केन बनाना है तो मैं एल्कीन या एल्काइन से बना लेती हूँ सीधा। अनसैचुरेशन को मैं खत्म कर देती हूँ, हाइड्रोजन को ऐड कर देती हूँ। तो बस यही करना है। सबसे पहला मेथड में हम क्या करेंगे कि RCH2 डबल बॉन्ड CH2 है, मान लो मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पलेडियम। इसको हम सेबेस्टियर सैंडर्स रिएक्शन भी बोलते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो गई तो अनसैचुरेशन यहाँ चली गई, प्लस इनर्ट। तो ऐसा ऐसे हम डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, एल्केन्स। तो आई थिंक ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना। अगला आता है वुड्स रिएक्शन, जो कि एक नेम्ड रिएक्शन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है कि इसके अंदर CH4 कभी भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता अभी आप खुद देखोगे कि जैसे मान लो मेरे पास CH3CH2Cl है और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ पता है क्या बनता है, ये सोडियम ये क्लोरीन को ले जाता है और इसके ही हम 2 मोल ले लेते हैं। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो CH3 CH2 CH2 CH3 ये बनेगा। तो अगर मुझे CH4 एक कार्बन का बनाना है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है बनाना। अब इसके साथ साथ ना एक और ऐसे रिएक्शन होती है, जैसे वुड्स रिएक्शन में तो हमने सोडियम ईथर के प्रेजेंस पर डाल दिया। अब एक होती है क्रॉस वुड्स रिएक्शन। क्रॉस वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे तो हम एक ही टाइप का ले रहे थे ना, यहाँ पे मैंने क्या लिया, क्रॉस वुड्स के अंदर मैंने ले लिया RX प्लस सोडियम 2 मोल और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया R-X। तो अब अगर सोडियम ये वाले एक्स को ले जाएगा, ये वाले एक्स को ले जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या क्या बन सकता है, मेरे पास R-R- बन सकता है, मेरे पास R-R बन सकता है, मेरे पास R-R- बन सकता है, जिसमें से ये मेजर हो। ठीक है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वुड्स रिएक्शन और क्रॉस वुड्स में से एल्केन बनाने के लिए कौन सा अच्छा है, तो वुड्स रिएक्शन ज्यादा अच्छा है क्योंकि क्रॉस वुड्स के अंदर जो बनता है वो मिक्सचर होता है और मिक्सचर में से सेपरेट करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए वुड्स रिएक्शन में ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी हमें दिखती है। तो क्रॉस वुड्स के अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं और इसके अंदर तो हम ये भी ले सकते हैं कि एक हमने 2 की ले ली चेन, एक एक की ले ली, तो 3 का भी बन सकता है। अब जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन से में वुड्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो पहले तो जैसे मैं तुमसे पूछूं कि CH4 में पॉसिबल है, तो CH4 में तो नहीं है। दूसरा पूछते हैं, जैसे मान लो ये होता है कंपाउंड, क्या इसमें वुड्स रिएक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तुम खुद चेन बना के देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 कार्बन की तुम ले लो और एक की ले लो, क्योंकि वुड्स में तो हम एक ही टाइप का लेते हैं और फिर क्या करते हैं, सोडियम डाल देते हैं। तो इसमें भी वुड्स रिएक्शन नहीं हो सकती। तीसरा अगर हम बात करें ऐसे, क्या इसमें वुड्स रिएक्शन हो सकती है, अब तुम खुद सोचो कि मान लो मैंने यहाँ CH3X लिया होता प्लस मैंने सोडियम लिया था और मैंने क्या लिया था यहाँ XCH3, सेम यही होता है वुड्स में। तो अगर मैं ये निकाल देती तो बनता क्या,
CH3 बनता, तो ये तो 2 कार्बन का था, तो 3 कार्बन का तो बन ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा पॉसिबल। आगे बात करते हैं डी की। अब जैसे मान लो ये तुम्हें दिया है, क्या इसमें वुड्स रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है? अब तुम खुद सोचो कि अगर मैं ये वाली चेन ले लूं और यहाँ पे एक्स लगा होता, इसके आगे यहाँ पे एक्स लगा होता, और ये वाली चेन ले लूं और फिर यहाँ पे एक्स लगा होता, तो एक कार्बन ये एक्स्ट्रा कैसे आया? ये नहीं आ सकता था ना, तो ये भी वुड्स रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर मान लो ऐसे, तो अब यहाँ पे तुम अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर ये वाली मेरी पूरी चेन थी और सिमिलरली ये वाली मेरी पूरी चेन थी, तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये इस कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बन गया और हो सकता था यहाँ पे एक्स होता, यहाँ पे एक्स होता, तो इसमें वुड्स रिएक्शन पॉसिबल। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किसमें वुड रिएक्शन हो सकता है, किसमें नहीं, और ये पूछ भी सकते हैं, वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे करते हैं। अब अगला आता है मेरे पास फिटिक्स रिएक्शन। फिटिक्स रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वुड्स जैसा ही है, बस यहाँ पे एरोमेटिक आ जाता है। जैसे मैंने ये ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया सोडियम, और यहाँ पे फिर से मैंने एरोमेटिक ले लिया, ठीक है, एराइल हैलाइड ले लिया। तो जब हम ये लेंगे ना, तो अब जब बनेगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल। और ये मतलब सोडियम ने क्या किया, ये एक्स को ले लिया, इस वाले एक्स को ले लिया, बस। ये ले सकते हो आप, बहुत सिंपल है फिटिक्स रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है अल्मांस कंडेंसेशन। अल्मांस कंडेंसेशन में क्या होता है, ये होता है, देखो यहाँ पे आयोडीन लगा है और मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर मैंने कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट लिया है और ये मेरा है रिएक्टेंट, तो क्या होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पर भी तुम्हारा बाइफिनाइल ही बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी क्या बनता है, बाइफिनाइल, ठीक है। आई थिंक अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब अगला रिएक्शन हम पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन इज ऑल्सो सिमिलर टू व्हाट वाज वुड्स, बट यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, जिंक, बस जिंक यूज करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आर एक्स ले लिया, मैंने क्या ले लिया, जिंक ले लिया, मैंने एक्स डैश, सॉरी एक्स नहीं, एक्स आर डैश ले लिया, ये ले लिया मैंने। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ना क्या सिमेट्रिकल भी बन सकता है और अनसिमेट्रिकल भी बन सकता है, क्योंकि आर डैश तो कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने एक कार्बन का ले लिया, मैंने CH3X लिया है, और मैंने यहाँ क्या लिया, X CH2CH3, तो यहाँ पे तो 3 कार्बन का भी बन सकता है और 2 कार्बन का भी, तो सिमेट्रिकल भी बन सकता है, अनसिमेट्रिकल भी बन सकता है। किसमें, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन में, जिसमें हम जिंक यूज करते हैं। अगला करेंगे। अब अगला है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस ये मैंने अपनी स्पेशल क्लास जो मैंने ऑर्गेनिक की दी थी उसमें भी मैंने ये बताया था। तो कोरे हाउस सिंथेसिस में अगर आप पूरा नहीं जानना चाहते हो, बस इतना आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है और इसमें SN2 फॉलो होता है। SN2 फॉलो होता है और रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट इसका होता है, रिएजेंट होता है R2LiCu, R2LiCu। और इस रिएजेंट का नाम पता है क्या होता है, अब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे कोरे हाउस रिएजेंट, नहीं, पर इस रिएजेंट का नाम होता है गिलमैन्स रिएजेंट। इस रिएजेंट का नाम होता है गिलमैन्स रिएजेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि R2LiCu को हम गिलमैन्स रिएजेंट बोलते हैं। और अब ये काम कैसे आता है, मान लो मेरे पास RX है, सबसे पहले तो ये बनाने का क्या तरीका होगा यहाँ पे, तो RX सिंपली देख लो कि मान लो मेरे पास आर एक्स है और मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, R2LiCu ले लिया, R2LiCu ले लिया, ये मैंने रिएजेंट ले लिया। तो होगा क्या कि ये बस यहाँ पे R नेगेटिव मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें R नेगेटिव मिल जाएगा, बस इतना तुम्हें याद रखना है, पूरा मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है। और ये R नेगेटिव यहाँ आ जाएगा इसकी जगह पे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा, R R। मान लो ये R डैश था, तो ये R R डैश बन जाएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दे देती हूँ कि मान लो मेरे पास CH3CH2X था और मैंने क्या ले लिया, CH3 LiCu, क्योंकि ये मेरा रिएजेंट था। अब इसको जब मैंने रिएक्ट करा दिया तो इसने मुझे यहाँ पे क्या दिया होगा, CH3CH2 नेगेटिव दिया होगा, तो मेरे पास ओवरऑल क्या बनेगा, CH3CH2CH2CH3, बस ये बनेगा मेरे पास। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि ये चीज को बस इसकी जगह पे जोड़ देना है, तो आराम से आपका सॉल्व कर पाओगे। मतलब क्वेश्चन बेसिक रिएक्शंस पता होनी चाहिए, और लास्ट के 10 दिन बचे हैं तो एटलीस्ट इतना आपको याद होना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि बहुत ज्यादा वाइडली यूज रिएजेंट है और हम बहुत जगह इसकी रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते कैसे हैं कि RX को मैंने ले लिया और मैंने मैग्नीशियम और ईथर ले लिया, तो मेरे पास RMgX बन गया। तो यही मेरा क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबको पता है ये बात। अब तुम्हें ना कुछ चीजें यहाँ याद रखनी है कि मान लो RMgX मेरे पास था और मैंने क्या किया, मैंने HOH ले लिया,
या मैंने यहाँ HOR ले लिया, ध्यान से देखना, ये बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैंने HO और यहाँ पे S ले लिया, या फिर मैंने यहाँ पे HNH2 ले लिया, या मैंने HNHR ले लिया, या मैंने HNR2 ले लिया, या फिर मैंने यहाँ पे HCl ले लिया, या मैंने यहाँ HOCOR ले लिया, एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, या मैंने यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड CR ले लिया। तो जितने भी ये H हैं, ये जितने भी H हैं, ये सारे एसिडिक H हैं, ये सारे एसिडिक H है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, तुम इनमें से कोई के साथ भी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कराओगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो RH बनेगा। ये बात ध्यान रख लेना। बहुत सारे बच्चे बहुत जगह कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। इतना याद रखना है कि चाहे OH हो चाहे OR हो, यहाँ पे चाहे तुम्हारा ये फिनॉल वाला ग्रुप फिनॉल हो, उसका जो H है वो एसिडिक होता है, NH2 NHR NR2 Cl एसिड एनहाइड्राइड, या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ H हो तो ये एसिडिक है, तो RH बनेगा। अब होता क्या है कि इसकी एप्लीकेशन हमसे नहीं हो पाती। अब जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताती हूँ कि ये जेई में पूछा गया, जेई में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन क्या था कि ये ऐसे दे दिया और मैंने यहाँ पे दे दिया तुम्हें CH3OH। अब ये क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और तुम्हें क्या दिया CH3OH, यानी कि ये क्या हुआ ROH है ना। तो H क्या होना चाहिए था, एसिडिक, H एसिडिक। अब बहुत सारे बच्चे उल्टे सीधे कुछ भी बनाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे इसकी जगह क्या लग जाएगा, H लग जाएगा बस। तो क्या बन जाएगा, मेरा बेंजीन बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये पूछ लिया गया था मेंस में, और इसमें यहाँ पे बच्चों बहुत कंफ्यूज जाते हैं। देखो मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया था कि OR हो या NH2 हो NHR हो, तो हमेशा प्रोडक्ट RH ही बनता है, और यही यहाँ पे भी बना है। क्लियर सबको। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब रिडक्शन विद मेटल, अब मैं मेटल से अगर रिडक्शन करा दूं तो भी मुझे एल्केन मिल जाएगा। तो अगर मैं रिडक्शन कराऊंगी तो मान लो मेरे पास RH है, और मैं अगर रिडक्शन कराऊंगी तो मेरा RH बन रहा है। तो अब मैं क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकती हूँ, जैसे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ETOH तुमने पढ़ा होगा, या फिर तुमने जिंक HCl की प्रेजेंस में पढ़ा, या तुमने LiAlH4 पढ़ा है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, या NaBH4 पढ़ा है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, या रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI पढ़ा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबको ऑलमोस्ट रिड्यूस कर देता है। और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ये जो चीज है ना, ये वाला जो रिएजेंट है, इसके सारे रिएक्शन तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए। बहुत बार पूछे जाते हैं, जेई में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, तो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी। तो रेड फॉस्फोरस और HI के जो भी रिएक्शन है वो यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास CH3H2 मैंने क्या किया, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI डाल दिया। तो ये तो तुम्हें अभी अभी बताया था, तो बन जाएगा CH3CH3 बन जाएगा, सबको पता है। अब अगर मैं यहाँ पे CH3CH2OH ले लूँ और अभी भी मैं यही रिएजेंट डालूं, तो भी पता है क्या बनेगा, तो भी यही बनेगा। अगर मैं अभी CH3CH2O CH2CH ले लूं और ये रिएजेंट डाल दूं, तो भी पता है तुम्हें क्या बनेगा। यहाँ पे तोड़ेंगे तो HH, यहाँ पे तोड़ोगे HH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी भी यही यहाँ पे बनेगा। अगर जैसे ये तो 2 मोल बन जाएगा क्योंकि ये क्या है, ईथर है। तो अब यहाँ पे CH3, अब मैंने मान लो एल्डिहाइड ले लिया, CH3CH2, मैंने यहाँ रेड फॉस्फोरस HI डाल दिया, तो भी यही बनेगा। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया कीटोन CH3COCH3, तो भी क्या बन जाएगा, यही बनेगा। तो रेड फॉस्फोरस HI का जो रिडक्शन पावर होती है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सबको तुम्हारे को बदल के एल्केन बना रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है, ये है कि अगर मैंने ROH ले लिया और मैंने यहाँ ले लिया रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि रेड फॉस्फोरस X2 के प्रेजेंस में है, तो यहाँ पे तुम्हारा RH बनेगा। यही यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि रेड फॉस्फोरस X2 दिए या रेड फॉस्फोरस HI दिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें। अब जैसे जेई में पूछा गया था, जेई मेंस 2018 में पूछा गया था कि बताओ और मैंने क्या किया, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI डाल दिया, तो बताओ क्या बनेगा, पूछा गया था। तो सिंपल है, ग्लूकोज में जितने भी ग्रुप्स हैं सबको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर देगा, तो सिंपली N हेक्सेन बन जाता है। अब जैसे एक जगह और पूछा गया था कि ग्लिसरॉल के अंदर मैं रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI डाल दिया, तो क्या बनेगा, तो भी क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3CH2 CH3, क्योंकि सबको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, सारे OH ग्रुप। तो इतना तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अभी तक मैंने जो जो रिएक्शंस बताए हैं, नेम रिएक्शंस बताए हैं, रिडक्शन बता दिया। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड अगर मुझे बताना हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे रिएक्शंस बताऊंगी, मतलब रिएजेंट बताऊंगी 2-3, और उसका ना तुम्हें बस इतना अगर याद है, तुम कभी भी गलत नहीं करोगे कन्वर्जन में। तो इतने जो मैं रिएक्शंस बता रही हूँ ये तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए।
तो जैसे मान लो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, एक मैंने डाल दिया रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ये तो तुम्हें पता रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा मैंने यहाँ पे डाल दिया तुम्हारा जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ He, जिसको हम क्लेमेंसन्स रिडक्शन भी बोलते हैं, क्लेमेंसन्स रिडक्शन भी बोलते हैं। और एक मैंने डाल दिया तुम्हारा NH2 जिसको हम वुल्फ किश्नर भी बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि ये बेस्ट होता है। तो जब हम इसको पूरे को रेड फॉस्फोरस HI ले लिया, जिंक Hg ले लिया, NH2 ले लिया, तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों आपको एजेंट्स याद होने चाहिए, रेड फॉस्फोरस HI, जिंक Hg और NH2 अगर आपको पूछा जाए कार्बोनिल तो आपको तीन चीजें दिमाग में आनी चाहिए। इतना क्लियरली अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे कभी भी कन्वर्जन में गलती नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको ढंग से याद है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पूछूं तो कैसे हम रिड्यूस करवा सकते हैं, तो एक तो मेरे को तुम्हें पता है कि रेड फॉस्फोरस HI करा सकती हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा RCH3। अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तुम्हारे लिए NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन जब आप इसको कहोगे तो यहाँ पे सिंपली एक कार्बन कम हो जाता है। एक कार्बन कम कैसे होता है वो भी आपको बताऊंगी, तो यहाँ RH बनता है। और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे मैं करवा दूं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस अगर मैं यहाँ करवा दूं तो यहाँ R बनता है, यहाँ क्या बनता है RR बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। अब वो कैसे बनता है, क्या बनता है, वो मैं अभी आपको डिटेल में भी बता दूंगी। तो अब जैसे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की हम बात करते हैं, एक सेकंड। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की जब हम बात करते हैं, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की COONA, और यहाँ पे क्या मैंने ले लिया, RCON ले लिया, और यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पता है, यहाँ पे ना आपको Na2CO3 निकालना होता है। Na2CO3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगी कि मैंने ये NaO ले लिया और मैंने Ca ये वाला पूरा ले लिया, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा Na2CO3। तो सिंपली यहाँ क्या बचा R और H। तो ऐसे तुम ध्यान रख सकते हो कि कभी भी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हो तो तुम्हें क्या निकालना है, Na2CO3 निकाल लेना है। तो Na2CO3 निकालोगे अपने आप तुम्हारे पास RH बच जाएगा। अब जैसे तुम्हें एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि यहाँ पे CONA है और मैंने यहाँ क्या ले लिया NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, तो मुझे बस क्या करना है Na2CO3 निकालना है, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। बस इतना सा याद रखना सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में। अब देखो अगला कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर RCONA है मान लो, ठीक है, और मैंने पानी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, तो क्या बनता है RR प्लस 2CO2, ठीक है, प्लस 2NaOH और हाइड्रोजन। तो ये जो चीज बनेगी ना, ये आपकी बनती है एनोड पे, और ये जो चीज बनेगी ना, ये आपकी बनेगी कैथोड पे। इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये चीज एनोड पे बनेगी, ये आपकी कैथोड पे बनेगी, और बनता क्या है आर आर यहाँ पे आपका बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन अगर हम करा दें, मतलब उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप एक बार एनसीईआरटी से जाके पढ़ सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएंगे, तो वो मैं इन डिटेल डिस्कस नहीं करूंगी। मैं केमिकल प्रॉपर्टीज और बनाते कैसे हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन अगर हम कराएं तो ये बेसिक सा रिएक्शन है, सबको पता है, CO2H2 यहाँ पे बन जाता है। अब देखो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अगर हम कराएं तो क्या बनता है, यहाँ पे CO बन सकता है या कार्बन बन सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में भी क्या होता है, रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब से पास करना है तो CH3OH बनता है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो ये आपको रटा होना चाहिए कि CH4 ऑक्सीजन रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब के अंदर अगर पास कराएंगे तो CH3OH बनता है। अब सिमिलरली देखो यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे दी जाती है कि जैसे मान लो तुम्हारा दिया हुआ है, इसको अगर मैं RCH3 अगर मैं करवाती हूँ मोलिब्डेनम MO2O3, तो तुम्हें पता है क्या मिलता है, RCH2 मिलता है।
तो ये भी एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है, तो इतना भी ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो इतना हो गया। अब देखो, अब प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 अगर प्रेजेंट होगा तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, देखो CH3 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 और यहाँ पे H है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे KMnO4 डाल दिया, एल्कलाइन KMnO4। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तुम्हें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन होके पता है यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा बनेगा टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज करा दिया इसको। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रिएक्शंस हैं ये, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, हमें याद अच्छे से करने हैं क्लियरली, तभी हम कर पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। इतना हो गया। अब उसके बाद आता है नाइट्रेशन। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की अब मैं बात करूँ तो उसमें नाइट्रेशन कैसे होती है, तो जैसे RH है, और मैंने यहाँ क्या किया, मैंने ये बताया भी था पहले, स्पेशल क्लास भी ली थी इसकी, तो तब भी बताया था ऐसा कुछ। तो मैंने नाइट्रेशन करवाई, तो मैंने क्या किया, NO2 वाला ग्रुप जो है वो ऐड कर दिया, तो RNO2 बन गया। अब बेसिकली आजकल क्या होता है, वेपर फेज नाइट्रेशन करके होती है, तो उसमें ना जो एल्केन की चेन है ना वो भी टूट जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास CH3 CH2 CH3 HNO3 डाल दिया ना मैंने यहाँ पे, अगर हीट करके, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे CH3NO2 भी बन सकता है, CH3CH2NO2 भी बन सकता है, या फिर CH3CH2NO2 भी CH2NO2 भी बन सकता है, या फिर यहाँ पे ना CH3CH3NO2 ये भी बन सकता है। तो क्योंकि वेपर फेज रिफाइनिंग होती है तो जो कार्बन की चेन होती है वो भी बीच में से टूट सकती है, तो नाइट्रेशन हो सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद करते हैं बात सल्फोनेशन की। अगर हम सल्फोनेशन की यहाँ बात करें तो यहाँ R, सिंपल है ये भी बहुत, मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ भी पानी निकल गया। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन इसकी ये है कि या एक तो ये मोर देन 6 कार्बन होना चाहिए, ठीक है, और एक कैसा होना चाहिए, मोर देन 6 कार्बन, या तो ये मोर देन 6 कार्बन हो, या फिर ये टर्शरी हो। अगर ऐसा होगा तो ही सल्फोनेशन हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। जैसे अगर मेरे पास CH3CH3CH है, तो इसके अंदर क्या हो सकती है सल्फोनेशन, हाँ हो सकती है, या तो 6 कार्बन से ज्यादा हो या टर्शरी हो। तो यहाँ पे आपका सिंपली क्या बन जाएगा, बस इतना ध्यान रख। वेपर फेज रिफाइनिंग था किसके, वेपर फेज रिफाइनिंग बोल रही हूँ, वेपर फेज नाइट्रेशन था किसके अंदर, नाइट्रेशन वाले में, जब बीच बीच में से टूट रहा था। लेकिन सल्फोनेशन में 6 कार्बन से या तो ज्यादा हो या टर्शरी कार्बन हो तो ही सल्फोनेशन पॉसिबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। पायरोलिसिस सबने पढ़ा होगा कि पायरोलिसिस से क्या होता है, अगर मैंने एल्केन को हीट करा 500 से 700 डिग्री सेल्सियस में, तो एल्कीन बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा, लोअर एल्केन। पायरोलिसिस बोलते हैं, पायरोलिसिस बोलते हैं, और हाइड्रोजन। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी दिया है, तो एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस है वो आपको इसमें याद करने पड़ेंगे, तो मैं इसका ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही। अब आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म भी हो जाता है। आइसोमरिज्म जैसे होता है, जैसे CH3 CH2 CH3 है मान लो, और मैंने क्या किया, AlCl3 डाल दिया, HCl डाल दिया, AlCl3 डाल दिया, तो बेसिकली क्या होता है, आइसोमराइज हो जाता है अपने आप। आइसोमराइज कैसे होगा, CH3 CH CH3 CH3, ऐसे आइसोमराइजेशन भी पॉसिबल है। रिएजेंट यूज होता है AlCl3, AlCl3 रिएजेंट यहाँ पे यूज होता है। तो ये इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि AlCl3 कैसे हो सकता है, बट यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि आइसोमरेज में कभी कभी ऐसे रिएक्शंस भी आ जाते हैं। अगला पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन कैसे होता है, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मान लो एन हेक्सेन दिया हुआ है, एन हेक्सेन आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है Cr2O3 या फिर V2O3, या फिर मैंने यहाँ यूज किया मोलिब्डेनम ऑक्साइड। इसको यूज करोगे ना तो बेसिकली आपको क्या बन जाएगा, सिंपली बेंजीन बन जाएगा। तो ये एरोमेटाइज हो रहा है अपने आप। क्या रिएजेंट यूज किया मैंने, Cr2O3 यूज किया है, V2O3 या MO2O3, या फिर आप कैटलिस्ट बोल दो। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये बन जाता है बेंजीन। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ, ये यूज करती हूँ, और सेम मैं यहाँ पे ये यूज करती हूँ, तो यहाँ पता है क्या बनता है, ये बन जाएगा यहाँ पे, बस।
सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और रिंग बन गई, तो एरोमेटाइजेशन अपने आप हो जाती है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन क्या है। अगर मुझे एल्कीन बनाना हो तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, मैं कैसे प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे देख सकती हूँ कि भाई मैं अल्कोहल ले लूँ और मैं क्या करा दूँ, उसको डिहाइड्रेट करवा दूँ, डिहाइड्रेशन करवा दूँ मैं अल्कोहल। तो सिंपल है, डिहाइड्रेशन अगर मैं कराऊंगी तो मान लो मैंने CH3CH2OH लिया हुआ है, और मैं यहाँ पे यूज पता क्या करूंगी, मैं यहाँ पे यूज करूंगी या तो Al2O3 यूज कर सकती हूँ, या मैं कोई मिनरल एसिड जैसे कि मैं H2SO4 यूज कर लूँ, तो भी आपको पता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने Al2O3 डाल दिया। Al2O3 मैंने यहाँ डाला तो मेरे को अपने आप डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये H और H निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और पानी निकल। तो ये तो तब हुआ जब Al2O3 मैंने डाला था, और ये 620 केल्विन पे होता है। ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि थोड़ा हाई टेम्परेचर, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद डिहाइड्रेशन विद मिनरल एसिड, डिहाइड्रेशन विद मिनरल एसिड। तो डिहाइड्रेशन विद मिनरल एसिड को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब मैंने भी क्या ले लिया, यहाँ CH3CH2OH ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दिया सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वही सेम चीज बनेगी। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, एसिड यूज किया डिहाइड्रेट करवाने के लिए, और वहां क्या यूज किया था, Al2O3 यूज किया था। ठीक है, क्लियर। चलो, अब डिहाइड्रेशन विद Al2O3, और ये आपको मैंने यहीं पे बता दिया कि Al2O3 से करेंगे तो भी यही बनेगा, मिनरल एसिड से करेंगे तो भी यही बनेगा, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट है। अब आगे बात करते हैं हम लोग एल्काइल हलाइड। अगर मुझे एल्काइल हलाइड से क्या बनाना है, मुझे एल्काइल हलाइड से एल्कीन बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, तो बेसिकली ना यहाँ पे हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो KOH होता है या NaNH2 होता है। ठीक है, ये आपका रिएजेंट यूज होता है। तो अगर आप ये, अच्छा और एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि जब आपको एसिडिक डिहाइड्रेशन की बात बताई थी कि मिनरल एसिड H2SO4 से हम डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, तो वहां पे जो इंटरमीडिएट होता है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन ज्यादा वो बनेगा, तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है ना, ऑर्डर ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन, क्योंकि इंटरमीडिएट यहाँ कार्बोकेटाइन होता है, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन किसमें जल्दी डिहाइड्रेशन होगा, तो पहले टर्शरी में होगा, फिर सेकेंडरी में होगा, फिर प्राइमरी में होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जब डिहाइड्रेशन होता है तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, तो अगर ऑर्डर पूछा जाए कि डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो टर्शरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब एल्काइल हैलाइड में मैं या तो KOH यूज कर सकती हूँ या NaOH यूज कर सकती हूँ। तो अब है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया तुम्हारे साथ RCH2CH2X, और मैंने यहाँ यूज कर लिया अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो सिंपली मेरे पास क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ HX निकाल दिया मैंने अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, अल्काइल हैलाइड से हमने क्या बना लिया, ये बना लिया एल्कीन। ओके, अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन। देखो, हाइड्रोजनेशन जो होती है ना, वो हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन भी करवा सकते हैं, कंप्लीट भी करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन अगर कराती हूँ, तो मतलब पार्शियली हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन पार्शियली ऐड हुआ है, और एल्काइन से अगर मैं कन्वर्ट करवानी हूँ तो अभी वो एल्कीन तक ही बन पाया है। और अगर मैं कंप्लीट करा दूंगी तो मतलब एल्काइन से वो सीधा सीधा एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि एल्कीन कैसे बनता है। तो अगर मैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराती हूँ, तो मैं क्या क्या ले सकती हूँ, सबसे पहले रिएजेंट, तो मैं रिएजेंट रटे होने चाहिए इसके सीरियसली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो पहला रिएजेंट आपको जो होना पता होना चाहिए, PT इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लस क्विनोलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंड लार्स कैटल। और ये क्या बनाता है, सिस एल्कीन बनाता है, सिस एल्कीन बनाता है। दूसरा रिएजेंट क्या होता है मेरे पास, P2 कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट होता है, जिसको हम Ni2B निकल बोराइड भी जिसके अंदर हम लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी क्या बनाता है, सिस एल्कीन, सिस एल्कीन ये भी बनाता है। तीसरा जब हम लेते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, जो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये क्या बनाता है, ट्रांस, ट्रांस एल्कीन बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिर्च रिडक्शन भी बोलते हैं।
ठीक है, ब्रिज रिडक्शन भी इसको हम बोलते हैं। तो ये 3 कैटलिस्ट के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और पता होना चाहिए कि 2 सिस बनाते हैं बस सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया जो होता है वो ट्रांस एल्कीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देती हूँ यहाँ पे कि जैसे सपोज आप सोचोगे कि सिस और ट्रांस हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 था, और मैंने यहाँ ऐड किया था प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऐड कर दिया था मैंने। अगर मैंने ये ऐड किया तो CH3C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे जब ऐसे बना होगा तो ये क्या होगा, सिस। सिस बना है यहाँ पे, या आप इसको थोड़ा ऊपर ले लो तो एक ही बात है, सिस बना है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने यहाँ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ले लिया होता तो मैंने क्या बताया था, ट्रांस एल्कीन बनता है। तो ट्रांस एल्कीन में अगर तुम बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये ट्रांस बनता है, जबकि ये कैसा बन रहा है, सिस बन रहा है, क्योंकि मैंने प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, और यहाँ क्या बन रहा है, ट्रांस बन रहा है, क्योंकि मैंने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लिया था। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि अगर कोल बेस मेथड मैं यूज करती हूँ एल्कीन बनाने के लिए तो कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मान लो CH2CONA है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, ऐसा कुछ है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करा, अब अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगी ना तो पता है क्या बनेगा, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, और यहाँ पे तुम्हें पता है मैंने अभी बताया था कि CO2 जो है ये क्या आता है तुम्हारा एनोड, और कैथोड पे तुम्हारा है NaOH प्लस हाइड्रोजन, ये आता है कैथोड पे। इसके अंदर एल्कीन भी बन सकता है थ्रू कॉल बेस, अगर ये ऑलरेडी ऐसे प्रेजेंट हो, दोबारा इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। पहले वहां पे एक बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, ओजोनोलिसिस, जो बहुत बार पूछी जाती है। तो ओजोनोलिसिस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और उसके रिएक्शन सिंपल होते हैं बहुत ज्यादा। बस ये क्या होता है कि हम ओजोन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O। ठीक है, ओजोन ऐड करते हैं। तो ओजोन ऐड करने से क्या बनता है, क्या होता है, ये मैं आपको अभी रिएक्शंस में बताऊंगी। तो फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड CH3 है, और ऐसा कुछ है, और मैंने क्या करा दिया, ओजोनोलिसिस। सिंपली क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन लगा देनी है, बस इतना करना है। बॉन्ड तोड़ दो ये वाला डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, बस बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन लगा देनी है। अब ना कभी कभी उल्टा पूछ लेते हैं, बोलते हैं कि देखो ये दो बने हुए हैं, ये दो बने हैं ओजोनोलिसिस से, तो किसके अंदर ओजोन ऐड की होगी कि ये दो बन गए, ये पूछ लेते हैं। तो अब ये बनाने का सबसे आसान तरीका पता है क्या, तुम एक ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो कि जहां पे भी डबल बॉन्ड है, जहां पे भी डबल बॉन्ड है, अगर हम उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ये कार्बन के पास ऑक्सीजन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, तो मैंने इन दोनों के बीच में ही डबल बॉन्ड बना दिया, तो क्या यही नहीं बन गया मेरे पास, यही बन गया ना वापस से। तो अगर तुमसे उल्टा पूछा जाए, जैसे इतना तो समझ आ गया कि ओजोनोलिसिस कराया, बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन ऐड कर दी, पर अगर मुझसे पूछे कि इसके अंदर और इसके अंदर इसमें से किससे बना है, क्या था इसका जो रिएक्टेंट, क्या था जिसके अंदर ओजोन ऐड किया था, तो जहां पे भी ऑक्सीजन है उसको हटा के वहां डबल बॉन्ड लगा दो, बस इतना करना है। जैसे अब मान लो यहाँ पे तुम्हें एक रिएक्शन दी गई ये और ये, तो तुमसे पूछा जाए कि बताओ पहले क्या था जिससे ये बना है, तो ये वाले हटा देना ऑक्सीजन, और यहाँ पे बस डबल बॉन्ड लगा, तो ये बन जाएगा। तो इतना तुम्हें क्लियर होना चाहिए आई थिंक, और इजी है ये कुछ, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो बस इसको हटा दो और क्या बना दो, डबल बॉन्ड, बस ये करना है। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा सिंपल है, और आपको समझ आ गया होगा कि ओजोनोलिसिस हमें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोक्सिलेशन में जैसे हमने अभी सिस और ट्रांस पढ़ा था, वैसे सिन और एंटी भी होता है। तो सिन और एंटी जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसके अंदर हाइड्रोक्सिलेशन करा रहे हैं, तो मैंने क्या डाल दिया, कोल्ड एंड डाइल्यूट, ये मैंने फोर डाल दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। तो जब मैं ये ऐड करती हूँ ना यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे आपका क्या बनता है, यहाँ पे आपको याद करना है कि सिन सिन एडिशन होती है, सिन एडिशन होती है। ठीक है, सिन एडिशन यहाँ पे आपकी होती है, तो बेसिकली OH OH ऐड करना होता है आपको। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोल एंड डाइल्यूट KMnO4 डालूंगी ना, तो OH OH जो ऐड होगा ना वो सिन सिन होगा, मतलब ये साइड में होगा, आप ऐसे ध्यान रखो कि कुछ ऐसा होगा, एक ही साइड पे होगा। ठीक है, अब ये हो गया पहला रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ आपका
मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पे OSO4 NaHSO3 H2O H प्लस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो एडिशन होता है वो भी क्या होता है, सिन एडिशन। कैसा एडिशन होता है, सिन। सिन का मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो कि सेम साइड पे, सेम साइड पे है तो मतलब सिन एडिशन हो रहा है। अब जैसे मैंने तुम्हें यहाँ एंटी एडिशन, अब तुम कहोगे किसमें होता है एंटी एडिशन। एंटी एडिशन तुम्हारा होता है जैसे Ag2O ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O ले लिया H प्लस की प्रेजेंस में, ठीक है। अगर ऐसे ले लिया पर एसिड ले लिया तो हो सकता है कैसा एंटी। एंटी का मतलब क्या है कि एक डायरेक्शन में OH ऊपर लगेगा, एक में नीचे लगेगा, ऐसे करके एंटी एडिशन होता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए तो जैसे ऐसा कुछ, ये एंटी एडिशन। और सिन एडिशन किसके अंदर मैंने तुम्हें बताया, इसके अंदर हो गया OSO4 के अंदर होगा Ag2O, और पर एसिड जो होता है उसके अंदर एंटी एडिशन होता है हाइड्रोक्सिलेशन। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज क्या होता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज क्या होती है, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में बेसिकली हम क्या करते हैं कि बेसिकली ऑक्सीडाइज करना होगा। तो जैसे मैंने अगर एल्कीन ले लिया और मैंने डाल दिया ऐसे, ठीक है, मैंने ये डाल दिया ऐसे, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे मेरा HCOH बनेगा। और एक बात ध्यान रखना कि HCOH अगर कभी भी बनेगा और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो रही है ना, तो हमेशा ये टूट जाता है CO2 और वाटर। अब सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने क्या ले लिया यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन डाल दिया, या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज आप कह रहे हो करवा दिया। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटा और CH3 COH बन गया। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस वाले का, जैसे इस वाले को अगर तुम बोलो तो क्या बन जाएगा, HCOH बनेगा। यहाँ पे HCOH अगर यहाँ पे बना तो HCOH वापस से टूट गया CO2 और वाटर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH है, तो यहाँ पे मैंने अगर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा दी तो सिंपली ये भी टूट जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3COH, ठीक है, CH3COH। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि एक कार्बन कम बन रहा है, एक कार्बन कम का एसिड बन रहा है, बेसिकली इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जैसे मतलब ये वाला बॉन्ड अगर टूट रहा है तो इस वजह से एसिड बन गया, तो HCOH बन गया और वो टूट गया। अब मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ CH3COH, और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन था, मतलब एक कार्बन कम नहीं, जो बॉन्ड तोड़ेंगे उसके साइड में जो कार्बन लगे हैं उसको ऑक्सीडाइज करा देना है। CH2 को कराया होगा तो HCOH बना होगा, तो CO2 H2O में टूट गया। अब इसको अगर मैंने कराया होगा तो इसका CH3COH बना होगा, इसका भी CH3COH बनेगा। तो ऐसे करके तुम्हें ध्यान रखना कि बॉन्ड तोड़ना है और ऑक्सीडाइज करवा देना है, बस। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज तुम आराम से समझ जाओगे। अब बात करते हैं एल्काइंस। अगर मैं बोलूँ एल्काइंस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कि मैं एल्काइंस जो है वो कैसे प्रिपेयर कर सकती हूँ, तो उसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे एक जेम डाइहैलाइड तुमने पढ़ा होगा विसिनल डाइहैलाइड। तो उसके अंदर बेसिकली तुम्हें, जैसे मैंने अभी एक रिएजेंट बताया था अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक KOH यूज कर लो या NaNH2 यूज कर लो। तो यहाँ पे भी तुम्हें करना है, जैसे मान लो ये है, तो ये क्या है, जेम डाइहैलाइड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले डाला अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH अगर मैं डालूंगी ना तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे एक X और एक H निकल गया, मेरा एक X और एक H निकल गया। तो बेसिकली क्या बना, ऐसा कुछ बन गया, ऐसे ले लो तुम, ऐसा कुछ बन गया मेरा, एक H और एक X मेरा निकल गया और ये कुछ बन गया ऐसा। अब होता क्या है, जब मेरे को दोबारा करवाना होता है ना तो हम अल्कोहलिक KOH नहीं लेते हैं, NaNH2 लेते हैं, क्योंकि अल्कोहलिक KOH इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो दोबारा भी करवाता है, तो हम NaNH2 ले लेते हैं। जब NaNH2 ले लेंगे तो आपको पता है सिंपली RC ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। तो मैंने क्या बना लिया, एल्काइन बना लिया जेम डाइहैलाइड से। विसिनल, विसिनल में भी करोगे तो सेम है, पहले अल्कोहलिक KOH लोगे फिर NaNH2 लोगे, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा NaX प्लस NH3 सॉरी NaX प्लस NH3। तो ये आपका अल्काइन बनाने का पहला तरीका हो गया, सिंपल है। विसिनल डाइहैलाइड या जेम डाइहैलाइड लो, अल्कोहलिक KOH पहले डालो फिर NaNH2 डालो, तो आपका क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा, सिंपल। चलो अब बात आती है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलोएल्केन। तो जैसे अगर टेट्राहेलोएल्केन का क्या मतलब है कि यहाँ पे हर जगह क्या लगे हुए हैं, हैलोजेंस लगे हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगी, 2 मोल जिंक, बस जिंक डाल दूंगे तो जिंक ये भी ले लेगा और ये भी ले लेगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा सिंपली एल्काइन। और क्या बन जाएगा, 2 मोल ZnX। इतना तो क्लियर है। बस डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलोएल्केन अगर कराना हो तो बस जिंक डाल दो, जिंक डालोगे तो तुम्हारा एल्काइन सिंपली बन जाएगा। अब जैसे मैंने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हें एल्केन में बताया था, एल्कीन में बताया था, वैसे एल्काइन में।
तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे मैंने तुम्हें क्या बोला था, ऑलरेडी एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अब क्या करो, ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसा कुछ। अब मैंने क्या करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, तो यहाँ पे ऐसा बन गया, बस ये हो जाएगा। तो अगर एक बॉन्ड था तो एल्कीन बन रहा था, बॉन्ड नहीं था तो बॉन्ड बन रहा था। अब बॉन्ड दो है तो यहाँ एक और ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और फिर वही बात है कैथोड एनोड वाली, तो वो तुम देख लेना अपने आप, ठीक है। मैकेनिज्म मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी इतना तुम्हें, क्योंकि पता होना चाहिए। अब उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ इथाइन या एसिटाइलिन। प्रिपरेशन या इथाइन की एसिटाइलिन की जो प्रिपरेशन होती है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ रिएक्शन है जो आपको अच्छे से आने चाहिए, कि जैसे अगर मान लो कैल्शियम कार्बाइड है, अगर इसको मैं पानी में डाल दूँ तो ये पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है, तो यहाँ पे ये बन जाता है, ये बन जाता है, और साथ में ये OH होल्डर। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालने से ये बनता है, और ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं पेपर में। जैसे इसके बाद तुमने एक हैलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ा होगा, हैलो फॉर्म से, तो जैसे CH3 मैंने यहाँ पे मैंने 6 मोल Ag ले लिया, और CH3 मतलब ऐसे तुम ऐसे मान सकते हो कि ऐसे ले लिया मैंने, कुछ ऐसा कुछ ले लिया, CH3 और Ag ले लिया, तो तुम्हें यहाँ पे तुमने पढ़ा होगा कि क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ऐसा मैंने एक रिएक्शन क्वेश्चन भी थोड़े दिन पहले करवाया था स्पेशल क्लास में, जब फुल सिलेबस टेस्ट दिया था। तो हैलो फॉर्म रिएक्शन से क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो ये भी क्या हो गया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन हो गया। अब जैसे मान लो एडिशन ऑफ हैलोजन करा रही हूँ, अब ये सब चीजें मैंने मेरी तुम स्पेशल क्लास देख सकते हो जाके, जिसमें मैंने GOC पूरा पढ़ा है, तो मैंने उन इन डिटेल उसमें समझाई थी ये बातें। तो अभी मैं तुम्हें फटाफट रिवाइज करा दूंगी कि क्या होता है बेसिकली। तो जैसे मान लो मैंने RC ट्रिपल बॉन्ड CH डाला और मैंने क्या किया, हैलोजन डाला, यानी हैलोजन डाल दिया। तो बेसिकली होता क्या है, अब ये सारे बॉन्ड टूटेंगे और पूरी तरह से यहाँ पे हैलोजन जुड़ जाएगा, बस ऐसे होता है। तो एडिशन ऑफ हैलोजेंस में ये आपका बन जाता है। अब कैसे बनता है मैकेनिज्म, अगर आपको जानना है तो आप मेरी स्पेशल क्लास जाके अटेंड देख सकते हो। मैंने ऑसम ऑर्गेनिक करके एक फ्री बिल्कुल क्लासेस है अनअकैडमी पर, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। तो एडिशन ऑफ हैलोजन में सब पे आपने लगा दिया। अब जैसे HX का एडिशन है, मान लो, अब जैसे HX का एडिशन है, HX का अगर यहाँ पे एडिशन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, और यहाँ पे हमने क्या किया, HX का एडिशन करवा दिया। तो HX का एडिशन कराने से क्या होता है कि RC, और अब X जो है वो अलग जगह लगेगा और H अलग जगह पे लगेगा। तो अब होता क्या है, ये वाले बॉन्ड तो तोड़ने हैं, जैसे हमने यहाँ पे चारों में क्लोरीन 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 लगा दिया था, वो तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ पे X और H दोनों है। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ये ऐसे कुछ बन, बस ये तो सिंपल है, बस लगाना है, HX लगा दिया, ऐड कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता तो इतना ध्यान रखना, यूजुअली बहुत सारे केसेस में अदर देन एक्सेप्शंस, X जहाँ पे पहली बार लगता है X अगली बार भी वहीं लगता है। ये मैकेनिज्म से भी आप समझ सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे पूछा जाए तो HI का, फिर HBr का, फिर HCl का, फिर HF का, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की। ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की वो रह गया था ये वाला पॉइंट, ये कुछ रिएक्शंस रह गए थे, तो ये मैं अभी आपको बता देती हूँ कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन 2-3 तरीके की है, और उसका मैकेनिज्म भी मैंने अपने स्पेशल क्लास में एक बार बताया था, तो वहां से आप देख सकते हो। नहीं तो आप इतना आप ध्यान रख सकते हो कि अगर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में कराती हूँ तो मैं वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+ कराती हूँ, या फिर तुम बोल दो H2SO4, ऐसे करवाती हूँ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे ना तुम्हें ध्यान रखना है कि मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होता है प्रोडक्ट, मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होता है, और कार्बोकटायन जो होता है ना उसका रीअरेंजमेंट भी यहाँ होता है। कार्बोकटायन बनता भी है और रीअरेंजमेंट भी होता है। तो अगर बस तुम्हें क्या करना है, OH ऐड करना है, और ध्यान क्या रखना है कि कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट भी करवाना है। रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो रीअरेंजमेंट भी करवाना है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है नॉर्मल अगर ये रिएजेंट है तो। अब जैसे मैं तुम्हें दो और चीजें बताऊंगी, एक होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पे जो रिएजेंट होता है ना, वो रिएजेंट होता है CH3COO होल ट्वाइस Hg, और यहाँ पे NaBH4 H2O नेगेटिव। ये कुछ रिएजेंट्स तुम्हारे पास आ जाते हैं। तो अगर ये रिएजेंट्स आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमें बस पानी को ऐड करना है, OH ग्रुप को हमें ऐड करना है। कैसे करना है वो याद रखना है कि मार्कोनिक ऑफ रूल तो अप्लाई करना है, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए। ट्रिक है याद करने की। जिन लोगों को मैकेनिज्म पता है उनको तो बहुत ईजी है, जिनको नहीं अगर मैकेनिज्म पता तो भी आप ट्रिक से याद रख सकते हो और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इतना पक्का है। तो विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोनिक ऑफ रूल जब आप ऐड करोगे तो बेसिकली जैसे अगर मेरे पास ये
और मैंने ये रिएजेंट डाल दिया। तो अब क्या होगा, तुम्हें पता है कि ये मेरा टूटा तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, मेरा यहाँ पे OH आना चाहिए। लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगी यहाँ पे, ये नहीं होगा कि यहाँ पे ये चला गया या हाइड्राइड इधर शिफ्ट हो गई और यहाँ पे OH चला गया, ऐसा नहीं होगा। जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। जैसे मान लो ये यहाँ पे था ना, तो ऐसा ही कुछ आपका प्रोडक्ट बनेगा। इतना आपको पता होना चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल तो होता है लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब अगर तुम बोलते कि जो पहले वाला हाइड्रेशन कराया तो उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, यहाँ पे उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब देखो एक और आ गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो होता है ना, तो यहाँ पे जो रिएजेंट होता है, यहाँ पे जो आपका रिएजेंट होता है तो वो होता है BH3 और THN। ये आपको पता होगा। और इसके साथ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव हम ले लेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, डरना नहीं है रिएजेंट से, सीधा हमें OH नेगेटिव ऐड करना है बस। OH वाला ग्रुप हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करना है उतना ध्यान रखोगे कि यहाँ पे एक तो सिन एडिशन होता है और यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। फॉलो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और सिन एडिशन होता है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपको मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये सब आपको आना चाहिए। नहीं पता तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा बेसिक है तो मैं अभी इन डिटेल नहीं जा सकती। यहाँ पे GOC में आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो इतना हो गया। तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बनेगा, अगर यहाँ पे OH लगा ना तो इसमें OH यहाँ लगेगा इस वाले कार्बन पे। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉफ रूल लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं है। और अगर नॉर्मल हाइड्रेशन हम कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा और कोई डाउट इसमें नहीं होगा आपको। तो एक और रिएक्शन मैं आपको यहाँ एक दो रिएक्शन और करवा देती हूँ कि जैसे सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास ये दिया हुआ है एल्काइन है और यहाँ पे मैंने NaNH2 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो H होता है ना ये एसिडिक होता है, एसिडिक H होता है। तो NH2 ये ले जाता है और Na इसको एक तरह से रिप्लेस कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पे NaC, मतलब Na ऐसे लिखा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये आयनिक थोड़ा सा बन जाएगा और ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि एसिडिक H हट गया ना तो सोडियम पॉजिटिव और ऐसे करके आप बन जाता है। ये थोड़ा आयनिक की तरफ चला जाता है क्योंकि एसिडिक H और H प्लस यहाँ से चला जाता है और Na यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा होगा कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी अटैक कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट भी इस पे अटैक कर जाता है क्योंकि यहाँ पे एक एसिड H हमें मिलता है, एक एसिडिक H यहाँ पे होता है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो आपको आनी चाहिए कि मेटल डेरिवेटिव अगर है तो भी यहाँ पे रिएक्ट कर जाता है और H यहाँ पे हट के सोडियम यहाँ लग जाता है। तो आपको इतना अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है। जैसे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और मैंने यहाँ क्या किया, रेड हॉट आयरन ट्यूब से तो पता है क्या बनता है, यहाँ बेंजीन बनता है। ये कुछ रिएक्शन है जो आपको आनी चाहिए। या फिर मैंने CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराया तो यहाँ पे क्या बनता है, मेसिटाइलिन। अब मेसिटाइलिन क्या होता है, ये होता है मेसिटाइलिन। तो बेसिकली साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हमने देख लिया कि यहाँ पे रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास कराया तो बेंजीन बन गया, ये पास कराया रेड हॉट आयरन ट्यूब से तो मेसिटाइलिन बन गया। तो ये कुछ रिएक्शंस थे जो आपको, मेजर रिएक्शंस जो थे कि हम कैसे एल्केन को बनाएं, कैसे एल्कीन को बनाएं, कैसे एल्काइन को बनाएं और उनके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये आप सुनने के बाद लेक्चर एनसीईआरटी एक बार खोलना और एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस आपके मोस्टली मैंने कवर करवा दिए, उसके साथ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एक बार रीड कर लेना, तो आपका चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो क्वेश्चन है वो मैं अलग स्पेशल क्लास रख के आपको बता दूंगी। और हेलो एल्केन्स वाला जो चैप्टर छूट गया है वो मैं आपका, जो कल की आपकी क्लास होने वाली है, जो क्लास आपकी होगी जिसके अंदर हम अल्कोहल वगैरह करेंगे, तो उसके अंदर मैं हेलो एल्केन्स भी फटाफट आपका करवा दूंगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा और पूरा का पूरा यहाँ हाइड्रोकार्बन आपका क्लियर हो गया। आप लोग अगर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा कोड इशिता आप यूज कर सकते हो, आपको उससे फर्दर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस सब्सक्रिप्शन इज वेरी वेरी हेल्पफुल, तो आप वो यूज कर सकते हो। और साथ में स्पेशल क्लासेस आप जरूर अटेंड कर लेना। 10 PM जो क्लास होगी आज, उसमें फुल सिलेबस बायो का टेस्ट होने वाला है और अराउंड 90 हम लोग करते हैं, जरूर अटेंड करके देख लेना, बिल्कुल फ्री है। और कोई भी अगर आपको डाउट वाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कल हमारी लाइव सेशन होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो कल वाली जो आपकी क्लास है उसमें हम आगे का जो थोड़ा बचा है वो हम कल कर लेंगे और साथ में हम जो आगे वाले टॉपिक्स हैं वो भी कर लेंगे। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो अच्छे से। और PDF जो होगी वो केमिस्ट्री 101 वाला जो चैनल है, केमिस्ट्री 101 वाला जो चैनल है उसके अंदर वो PDF आपकी सेंड हो जाएगी। ठीक है।